1986 के अंदर गोल्डस्टाइन साहब ने प्रोटॉन जो थे वो दरियाफ्त किए। और कैसे दरियाफ्त किए कि उसके एक परफोरेटर कैथोड यूज़ किया, उसमें से रेस गुजारी गई। जब रेस को करंट गुजारा गया तो वो रेस उन सुराखों में से गुजर गई और उन रेस को नाम दिया गया कैनाल रेस का। अब आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की इब्तदा कैसे हुई? 1920 के अंदर या 1920 के अंदर रदरफोर्ड साहब ने ये पेशन गोई की कि किसी भी एक एटम के एलिमेंट का आप मास जो है आप प्रोटॉन के मास की बुनियाद पर या इलेक्ट्रॉन के मास की बुनियाद पर वाज़े नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने एक तजस्सुस पैदा हुआ उनके अंदर, रदरफोर्ड साहब के अंदर। उन्होंने ये पेशगोई की कि जनाब किसी भी एक एटम के जो एलिमेंट होंगे उनके अंदर अल्लाह आपका भला करे तजस्सुस शुरू कर देंगे। किसी एक एलिमेंट का आप मैस लेंगे, उसकी बुनियाद पर आप उसका एटॉमिक मैस जो है मुतय्यन नहीं कर सकते। लिहाजा उन्होंने कहा कि आपको उन पार्टिकल्स की तलाश शुरू करनी चाहिए जो ये सब करवाने का सबब बनती हैं। लिहाजा उन्होंने उस पार्टिकल्स की तलाश शुरू कर दी, उन पार्टिकल्स का खोजना शुरू कर दिया। उन्होंने एट दी एंड उन्होंने कहा कि जनाब हम जो हैं उन पार्टिकल्स का सुराग लगाने की कोशिश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स जिनको नाम दिया गया 1932 के अंदर जेम्स चैडविक साहब ने उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई किसके साथ करवाई? बेरिलियम के साथ। किसके साथ? इसको हम हीलियम भी कह सकते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स को। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आपके हीलियम प्लस बेरिलियम 9/4। तो बम्बार्डमेंट करवाने के बाद जब उन्होंने बम्बार्डमेंट करवाई तो रेडिएशंस पैदा हुई। क्या पैदा हुई? रेडिएशंस। अब उन रेडिएशन को उसने नाम दिया न्यूट्रॉन का। उन रेडिएशंस को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ से बनेगा C12 कार्बन 12 6+ आपके पास ये वाली जो प्रोडक्ट बनेगी ये क्या बनेगी? न्यूट्रॉन बन गया। क्या बन गया? न्यूट्रॉन बन गया। अब न्यूट्रॉन बेसिकली हीलियम है क्या? हीलियम एक नोबल गैस है। क्या है? नोबल गैस। नोबल गैसें होती हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन लेती हैं ना इलेक्ट्रॉन देती हैं, इसीलिए ये नोबल गैसेज हैं वो रिएक्टिव नहीं होती। अब यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे जो हीलियम के निकलेंगे बेसिकली ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बेसिकली जो चीज़ें आती हैं ये रेडियम और पोलोनियम। रेडियम और ये रेडियम और जो पोलोनियम है ना ये बेसिकली आइसोटोप हैं किसके? अल्फा पार्टिकल्स के, हीलियम के। तो इन पार्टिकल्स की वजह से उन्होंने इसकी बम्बार्डमेंट करवाई। बम्बार्डमेंट करवाने के बाद आपका न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स आपने बम्बार्डमेंट करवाई किसके साथ? बेरिलियम के साथ। और आपके पास क्या पैदा होगा? एक तो कार्बन पैदा होगा, दूसरा न्यूट्रॉन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? न्यूट्रॉन पैदा होगा। तो लिहाजा इस तरह से जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन में सबसे जो पहली चीज़ है कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और ये किसी भी मादे के अंदर से बड़ी स्पीड के साथ गुजर जाते हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी पेनिट्रेटिंग पावर इनकी इतनी भी ज़्यादा होगी कि अगर सामने दीवार है तो ये दीवार में से भी गुजर जाएंगे। इतने पार्टिकल ये तेज़ होते हैं, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। अब इनका जो मैस होगा वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होता है। इनका जो मैस होगा वो तकरीबन न्यूट्रॉन के जो पार्टिकल्स होंगे इनका जो मैस होगा वो तकरीबन प्रोटॉन के मैस के बराबर होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ये था कि 1920 के अंदर रदरफोर्ड साहब ने ये दोबारा उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि एटम के अंदर, एक ही एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि मुझे इस बात का आप लोग बताएं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही एटम के अंदर कैसे रह सकते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली।
गोल्ड फॉइल सोने का एक बारीक वर्क लिया, सोने का एक बारीक वर्क लिया, उसकी थिकनेस थी 0.0004 सेंटीमीटर। इसकी थिकनेस मतलब इतनी बारीक तय थी वो, जिस तरह कली नहीं होती सिगरेट की डब्बी में से निकलती है, तो वो उन्होंने ली। उसके साथ उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की कराई बम्बार्डमेंट। क्या करवाई? गोल्ड फॉइल को आपने बम्बार्डमेंट करवाया किसके साथ? अल्फा पार्टिकल के साथ। और अल्फा पार्टिकल्स के साथ उन्होंने जो फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की, क्या यूज़ किया? फोटोग्राफिक प्लेट जो उन्होंने यूज़ की वो जिंक सल्फाइड से पेंट की हुई थी। किससे पेंट की हुई थी? जिंक सल्फाइड के साथ पेंट की हुई थी। और इसको उन्होंने स्क्रीन के पीछे रखा, मतलब अल्फा पार्टिकल्स के पीछे उन्होंने जो वर्क रखा। अब जिंक सल्फाइड की प्लेट रखने का मकसद ये था कि उन्होंने स्क्रीन के पीछे इसको रखा। अब जो जिंक सल्फाइड की प्लेट उन्होंने रखने की कोशिश की, उसका मकसद ये था कि जो बम्बार्डमेंट हो होने होती हुई नजर आए। अब उसके नतीजे में उन्होंने ये नतीजा निकाला कि कुछ पार्टिकल्स यहाँ से गए हैं और यहाँ से टकराने के बाद सीधे हो गए हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो ऑब्जर्वेशन निकाले रदरफोर्ड साहब ने, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड ने जो तजर्बात किए या मुशाहदात निकाला, उसने पहला नतीजा ये निकाला, सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल्स, कि कुछ जो पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट करके कुछ ज़ावियों में जाके, और इनकी तादाद बहुत कम थी। जो कुछ एंगल पे जाके मुड़ गया, कुछ पार्टिकल, उनकी तादाद बहुत कम थी। तकरीबन 2,20,000 पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए रदरफोर्ड के तजर्बात के मुताबिक। बाकी उसने अपने तजर्बे से जो नतीजे निकाले, इसको हम कार्ड के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया।